हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। दोस्तों, एक ही वीडियो के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 चैप्टर लेकर आया हूं। पर्पस क्या है? पर्पस है आपका टर्म 1 का पूरा सिलेबस खल्ली बल्ली करना। तो बेसिकली आज आपको थोड़े से टाइम के अंदर, कंपेरेटिवली बहुत लेस टाइम के अंदर 4 चैप्टर की कवरेज एकदम मस्त मलाई मक्खन वाले तरीके से मिलने वाली है। यानी इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से 4 चैप्टर है आपको बता देता हूं। बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ध्यान रखना। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 90, दूसरा चैप्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब आपको बताता हूं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक को फॉलो करते हो। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, ये 4 चैप्टर है। अगर आप संदीप गर्ग वाली बुक को फॉलो करते हो, ये 4 चैप्टर है। अगर आप टीआर जैन को फॉलो करते हो तो टीआर जैन के अंदर चैप्टर नंबर 2 को 2 टुकड़े में डिवाइड किया हुआ है। यानी चैप्टर नंबर 1 ये है, इसको चैप्टर नंबर 2 और इसके ही कुछ पार्ट को चैप्टर नंबर 3 बोला हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 4 ये है, तो उसके हिसाब से तो आपके 5 चैप्टर कवर हो रहे हैं। दोस्तों, कोई भी ऑथर आप फॉलो कर लो, कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट में बदलाव कोई नहीं कर सकता। ऑथर अपने हिसाब से चैप्टर को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको एक बारी सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ भाई, लव सर के साथ आपकी ऑनलाइन दोस्ती बहुत अच्छी बनी हुई है, हमारी बॉन्डिंग बहुत कैडे लेवल की है, और इसके ऊपर मुझे बहुत अपरंपार लेवल की खुशी होती है। बच्चे अपना पूरा प्यार बिखेरते हैं और इस बात के सबूत भी पाए गए हैं रिजल्ट की फॉर्म में। जो बच्चों ने परफॉर्म किया लास्ट ईयर, ओए होए पूरे भारत के अंदर मेरा सर ऊंचा कर दिया है फक्र से। तो एक बार कहूंगा, अगर आपका पर्पस सेटिस्फाई हो जाए इस वीडियो को देखकर, तो बस कुछ नहीं चाहता आपसे मैं, कमेंट सेक्शन में एक बारी जय हिंद जय कॉमर्स लिख देना, इतना सा चाहता हूं बस आपसे। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा आपकी चैप्टर नंबर 1 से, कि चैप्टर नंबर 1 में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, तो इसकी बात करेंगे। यहां पर जो ईव शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है ना, ईव का मतलब क्या होता है यार? ईव का मतलब होता है इवनिंग, सिंपल सी भाषा में। लेकिन जैसे कवि की कल्पना में एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, ऐसे ही यहां पर दोस्तों इवनिंग का मतलब शाम नहीं है, इवनिंग का मतलब है टाइम। तो चैप्टर की सेंस क्या बनती है? देखो, लिखा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर मैं बोलूं इसको इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। हमारे प्यारे देश भारत को 1947 में आजादी मिली अंग्रेजों के चंगुल से। तो जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए थे, तो हमारे देश के हालात क्या थे, आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं पढ़ना कि हमारे देश के हालात क्या थे, चैप्टर के अंदर यह भी बताया हुआ है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को, हमारे देश के इंडस्ट्रियल सिस्टम को, एग्रीकल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को और बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया है। तो अंग्रेजों ने जो जो गलत किया वो पढ़ना है, अंग्रेजों ने कुछ काम अगर सही भी किए वो भी पढ़ने हैं, और चैप्टर फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पहला चैप्टर ये है जी, तो पहले पहला चैप्टर ही खत्म करते हैं, फिर दूसरे चैप्टर पे आएंगे। ये लिस्ट आपको बता दी है, चारों चैप्टर आपके इस हिसाब से कवर होंगे दोस्तों। ठीक है जी, आपको मुझे बस एक मुद्दे की बात बतानी है कि अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया पे राज किया, उसको बोलते हैं ब्रिटिश रूल। दोस्तों, जो कंट्री है ना ब्रिटेन, एक्चुअली आज आपको इस बात का खुलासा करता हूं, सच्ची बात। देखो जी, ये इंग्लैंड है, मान लो एग्जांपल के तौर पे। यहां पर एक कंट्री है वेल्स, ठीक है जी। इधर एक कंट्री है, इसका नाम है स्कॉटलैंड। इधर एक कंट्री है आयरलैंड, आयरलैंड के नीचे भी एक कंट्री है, इसको बोलते हैं साउथ आयरलैंड। और बीच में बहुत सारे टापू हैं, मतलब आइलैंड है, समुद्र का रास्ता है, बीच में बहुत कुछ है। अब आपको बता देता हूं, इंग्लैंड और वेल्स को मिला दो तो बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है। 2 कंट्री के मिक्सचर प्लस बहुत सारे यहां पर आइलैंड भी है, उनकी बात भी कर रहा हूं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला दो तो इसे बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं
1 2 3 और चौथे नंबर पे सिर्फ साउथ आयरलैंड, इसकी बात नहीं कर रहा। 1+2+3+4 को मिला दूं तो इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो यार यूके बड़ी चीज है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद ब्रिटेन, फिर ये सब कंट्री है छोटी छोटी। तो मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश रूल की। अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया था। अंग्रेजों ने ऑफिशियली डिक्लेयर कब किया? एनसीईआरटी में एक ईयर गिवन है, 1757। 1757 में प्लासी एक जगह है बंगाल में, आज भी है। यहां पर प्लासी के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में डिशुम डिशुम हुई थी, वॉर हुआ था, जहां पर अंग्रेज जीत गए थे। तो अंग्रेजों ने बोला कि अब से हम इंडिया पे राज कर रहे हैं। तो लगभग 1757 से, पेज चेंज करता हूं तो जी, यहां से राज करना शुरू किया और 1947 तक हमारे देश पे राज किया। कुल मिला के बनते हैं 190 ईयर्स तक अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। तो इन ईयर्स में अंग्रेजों ने हमारे देश को कैसे प्रभावित किया, ये इस चैप्टर में पढ़ना है। और तो और यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? रूल का मतलब तो राज करना होता है, कॉलोनियल का मतलब समझ लो। देखो जी, जब एक देश, मान लो ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे देश पे राज करता है, तो मान लो इंडिया की बात कर रहा हूं, तो जो राज कर रहा है उसे बोलते हैं रूलिंग कंट्री, जिस पर राज हो रहा है उसे बोलते हैं कॉलोनी कंट्री। तो रूलिंग कंट्री और कॉलोनी कंट्री के बीच में एक रिश्ता बन जाता है, उस रिश्ते को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियल रूल। तो यह भी एक वर्ड बीच में यूज होगा। आपको शुरुआत कैसे करनी है इस चैप्टर की? आपको शुरुआत करनी है कि जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, उससे पहले हमारा देश कैसा था। तो बिफोर द एंट्री ऑफ ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं। तो यहां लिखा है बिफोर, पेन का कलर चेंज करते हैं, बिफोर द एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है एंट्री। देखो जी, एनसीईआरटी के शब्दों का खुलासा करना बहुत जरूरी है चैप्टर को समझने के लिए। और ये तो तुम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो, ये वीडियो मैं बोल रहा हूं फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत धुआंधार साबित होगी, ठीक है। तो अंग्रेजों की एंट्री से पहले, यानी ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया कैसा था? साफ सीधी बात है, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। कोई वास्ता नहीं दूसरे देशों से। भैया हमारे देश में इतना भरपूर माल बनता था, इतनी फूड ग्रेन्स और इतनी फैसिलिटीज थी कि हमें किसी देश से इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं थी। आज का वर्ल्ड देख लो, बहुत कुछ इंपोर्ट कराता है, एक देश के अंदर सारा माल नहीं बनता। मान लो तुम दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली के अंदर सारी चीजें नहीं बनती, बहुत सारी चीजें हरियाणा से, जापान से, आंध्र प्रदेश से, अमेरिका से, तमिलनाडु से, चाइना से, मतलब डिफरेंट स्टेट से और डिफरेंट कंट्री से आती है। पहले क्या था, इंडिया में अपने ही स्टेटों से, आसपास से सारा माल आ जाता था, किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। इकोनॉमी का मतलब आप यहां पर एक कंट्री मान के चलो, ठीक है। मेन काम धंधा इंडिया के अंदर तब एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जिंदा रहने के लिए हम फूड ग्रेन्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, इन चीजों पर, ठीक है। और इंडिया बहुत फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ का काम, हैंडलूम्स भी बोलते हैं काफी सारी बुक की लैंग्वेज में इसको। क्या क्या हाथ का काम बेसिकली बताएं तो कॉटन, रुई से बनी हुई चीजें, रुई से तो पता है कपड़े बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। सिल्क, सिल्क की साड़ियां होती हैं। मेटल, मेटालिक वर्क भी होता था। प्रेशियस स्टोन्स, बहुत मतलब महंगे महंगे पत्थर जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप देखते हो कई लाला वाला बंदे होते हैं, ठीक है, अमीर अमीर बंदे होते हैं, उनकी उंगली के अंदर कोई सफेद मोती होता है, कोई हरा मोती होता है, कोई लाल सा होता है, ये पन्ना हीरा ऐसे कुछ बोलते हैं। हम तो इतने अमीर है नहीं, ठीक है, जो है वो पहनते भी महंगी महंगी चीजें। तो इंडिया बहुत फेमस था इस चीज के लिए। इवन इंडिया अपना माल विदेशों को बेचता भी था, आसपास के देशों को बेचता था। इंडिया बेचता था सिलोन को। ये क्या है भाई सिलोन? सिलोन को आज के टाइम में श्रीलंका बोलते हैं, ठीक है। इंडिया बेचता था अपना माल पर्शिया को, पर्शिया को आज के टाइम में ईरान बोलते हैं, ठीक है। और आसपास की बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया बेचता था। ये दो देश के नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पता भी नहीं होता काफी बच्चों को, ठीक है जी। फिर क्या करें, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारा नुकसान किया। तो इस चैप्टर की कवरेज कैसे करनी है, मतलब आसानी से भैया इस चैप्टर को कवर कैसे कर लोगे, मेरी बात सुनते रहो। अंग्रेज क्यों आए हमारे देश में, सोल पर्पस क्या था, मतलब अंग्रेज बहुत सारे काम करने आए थे हमारे देश में।
एक बता दो, एक एक जो मेन पर्पस था अंग्रेजों का हमारे देश में आने का। किसी को पेलने आए थे? नहीं। किसी का नुकसान करने आए थे? नहीं। अंग्रेज इंडिया से दुश्मनी चाहते थे? नहीं। क्या करने आए थे अंग्रेज? अरे जो अंग्रेज थे ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे कि इनके देश में जो लोग रह रहे हैं उनका भला हो जाए। उनका भला कैसे होगा? उनके देश में जो इंडस्ट्रीज हैं वो फल फूल जाए, वो बढ़िया तरीके से वर्क करने लग जाए। वो वर्क कैसे करेगी? इंडस्ट्री है उनके पास, मशीन है उनके पास, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था। तो वो इंडिया जैसे बहुत सारे देशों पर राज कर रहे थे उस टाइम, चाइना पे भी कर रहे थे और बहुत सारे देशों पर। किस लिए? हमारे जैसे देशों से वो रॉ मटेरियल लेकर जाना चाहते थे। ठीक है, तो वो इंडिया में इसलिए आए ताकि अपने देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई कर सके। अपने देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसों का इंटरेस्ट, पैसों का इंटरेस्ट। अपने देश के पास वेल्थ प्रॉपर्टी पहुंचा सके, यहां से रॉ मटेरियल उधर लेकर जा सके। इससे उनके देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचा भी रहेगा और आगे बढ़ता भी रहेगा, प्रोटेक्शन भी रहेगी और प्रमोशन भी होगा उनके देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। तो लिखा है अंग्रेजों का सोल पर्पस था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। होम कंट्री मतलब अंग्रेजों के देश। रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। ठीक है, देन जब शब्द लगाते हैं तो कंपेयर करने के लगाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर ये बात हमारी किताब में तो नहीं लिखी। अगर नहीं लिखी तुम्हारी किताब में तो तुम गड़बड़ मटेरियल पढ़ रहे हो। ये बातें एनसीईआरटी से बिलोंग करती हैं और तुम्हारे प्रॉपर कोर्स में होनी चाहिए। इवन आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को देखकर तुम अपना सीयूईटी का पर्पस भी साध सकते हो। मतलब सीयूईटी में जो जो कंटेंट आएगा वो भी इसके अंदर करा रहा हूं मैं, तो आपके बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। भविष्य के लिए इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो, काम में आएगी आपके। ठीक है, कोई बात नहीं जी। अंग्रेज इसलिए आए थे, ठीक है जी, अंग्रेज इसलिए आए थे। अंग्रेजों की और करतूतें आपको बता देता हूं। देखो जी, ये हमारा प्यारा देश भारत है, मान लो इधर ब्रिटेन है, तो यार बीच में बहुत सारे देश पड़ते हैं। यहां पर बहुत सारे देश पड़ते हैं, इधर इधर बहुत सारे देश पड़ते हैं, बहुत सारे इधर भी अफ्रीका पड़ता है, बहुत सारे देश पड़ते हैं। तो अंग्रेजों ने ब्रिटेन से इंडिया में आने का एक पानी का रास्ता बनाया, समुंदर में एक रास्ता खोज निकाला, वाटरवे बनाया। कब बनाया? ये बनाया 1869 में, काफी सालों बाद। दोस्तों इस वाटरवे को बोलते हैं सुएज कैनाल। ये पेपर में आ सकता है 1 नंबर में कि पानी आज भी है ये रास्ता। ठीक है, अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, ये रास्ता एक्चुअली बहुत पतला है। अब तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए रूट खुला हुआ है, बहुत सारी कंट्री की शिप्स यहाँ पर आती और जाती है। यहाँ पर एक चाइना का बहुत बड़ा जहाज ट्रैफिक में फंस गया था, तो फिर कुछ दिनों तक ये रूट ब्लॉक रहा था। खैर इस बात को छोड़ो, पेपर में आते हैं। आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है? 6 आइटम पढ़ने हैं भाई। अंग्रेजों ने इन 6 आइटम्स को कैसे प्रभावित किया ये बता देना, मामला फिट है, तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। 6 आइटम मतलब इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे प्रभावित किया अंग्रेजों ने, इंडस्ट्रीज को, फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी इंडिया की पॉपुलेशन को, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे करेंगे बता दूंगा। 6 आइटम पढ़ते ही चैप्टर खल्ली बल्ली। चलो जी, अभी तक बहुत अच्छा कैडर लेवल का आपका बेस बन चुका है। आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को अंग्रेजों ने कैसे प्रभावित किया। भाई आपको एक बात बता दूं, ये सब पढ़ने से पहले 5 बंदों के नाम लेंगे, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिडले शिरास, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई। ये पांचों उस टाइम के मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट थे, बड़े बड़े लेवल के इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया का डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की। इंडिया की इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंडिया में कितनी नेशनल इनकम है, इंडिया में जीडीपी कितना है, तो ये सब इन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की और अपने अपने लेवल पर सबने कैलकुलेट किया। लेकिन सबसे अच्छा डेटा डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव का माना गया। तो ये मोस्ट ट्रस्टेबल इकोनॉमिस्ट रहे थे उस टाइम के। अच्छा ठीक है जी, फिर इन्होंने क्या कैलकुलेट किया? इन्होंने दोस्तों कैलकुलेट ये किया कि इंडिया का जीडीपी और नेशनल आउटपुट उस टाइम लेस देन 2% से ग्रो कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, लेस देन 2% से ग्रो कर रहा था। ठीक है, और पर पर्सन आउटपुट, पर कैपिटा बोलते हैं पर पर्सन को, पर पर्सन आउटपुट या पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ क्या थी? इट वॉज अराउंड 0.5%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानेंगे कि एग्रीकल्चर में अंग्रेजों ने क्या किया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी,
अंग्रेजों ने हमारे देश में एग्रीकल्चर की बात करें तो उन चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा करवाने की कोशिश की जो चीजें अंग्रेजों के काम आ रही थी। अब अंग्रेजों ने फूड ग्रेन्स जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा होती है, इनके प्रोडक्शन की बजाय फोकस किया इंडिगो पे, जूट पे, कॉटन पे, कॉफी पे। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने बताया है ना, इंडिगो, जूट, कॉटन, कॉफी, इससे अंग्रेज बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया वाले बंदे फूड ग्रेन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था भैया। वो फोकस करते थे ऐसी चीजों पर जिनको बेचने से उनको कैश मिल जाए, तो कैश क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस करते थे रादर देन फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराना, इस बात को बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पेपर में कैश क्रॉप्स का एग्जांपल आ सकता है, फूड क्रॉप्स का एग्जांपल आ सकता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का एग्जांपल आ सकता है। फिर इन्होंने हमारे देश में टैक्स कलेक्ट करने के 3 सिस्टम बनाए। ये हमारे देश के फार्मर्स जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, जो खेत पर काम करते थे, उनसे पैसा वसूलना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उस पैसे को ये लगान बोलते थे या रेंट बोलते थे, कुछ भी बोलते थे। इन्होंने 3 सिस्टम बनाए, जमींदारी सिस्टम, रयतवारी सिस्टम और माहलवाड़ी सिस्टम। रयतवारी और माहलवाड़ी आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, जमींदारी के बारे में जानना है। देखो जी, ये है अंग्रेज, ब्रिटिशर, ये है जमींदार, जमींदार का मतलब लैंडलॉर्ड, ये है फार्मर, यानी एक तरीके से वो बंदा जो खेत पे काम कर रहा है। अंग्रेजों ने बोला जमींदार को कि तू टैक्स ले ले फार्मर से। बोला फार्मर से कितना? अंग्रेजों ने बोला 5% ले ले। जमींदार लेते थे 15%। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब अंग्रेज जितना बोलते थे उससे भी ज्यादा जमींदार लेते थे। और फिर ये इसको 15% देते थे टैक्स, तो ये आगे 5% ही देता था। अंग्रेजों ने जमींदार को पूरी छूट दे रखी थी, तेरे को जितना टैक्स लेना है उतना ले ले, लेकिन हमें जितना चाहिए तो उतना दे दे। जो बंदा मना कर रहा है टैक्स लेने के लिए वो बता, तो जमींदार अंग्रेजों को बताता था। फिर अंग्रेजों के पास हथियार सब थे, पेलते थे, पीटा पाटी करते थे, बहुत खतरनाक थे। तभी तो हमारे पास भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, एंड मैनी मोर क्रांतिकारी हुए। ठीक है, इसी अत्याचारों की वजह से। ठीक है जी। तो फिर जमींदार का क्या रोल था? जमींदार बीच में आता था टैक्स वसूलने के लिए। अब लगान पिक्चर देखी होगी, वहां पर भी एक जमींदार था। खैर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। अब इन्होंने रूल ऐसे बना दिए खतरनाक खतरनाक। जमींदारों ने बोला इनको, एक्चुअल टीलर्स को, कि अगर कोई बंदा टाइम पर रेंट नहीं दे पाया, लगान नहीं दे पाया, तो उसकी जमीन हड़प लेंगे, ग्रैब कर लेंगे, ऑनरशिप राइट खत्म कर देंगे उसके। तो जमीन छीन ली जाती थी। फिर बंदा ढाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ठीक है, तो भैया इतनी प्रॉब्लम में फंसा देते थे। ऊपर से अंग्रेजों को पता है कि खेती करने के लिए पानी की जरूरत है, जमीन पर पानी चाहिए, तो कोई कुआं, ट्यूबवेल या इरिगेशन का दूसरा नदी से कनेक्शन बनाओ। अंग्रेजों ने इरिगेशन सोर्स के लिए कुछ खास किया नहीं, ना ही इन्होंने कोई बढ़िया लेवल की टेक्नोलॉजी यहां पर प्रोवाइड कराई। अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई बढ़िया क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड नहीं किए। जबकि एक देश की सरकार उस देश के किसानों के लिए बहुत कुछ करती है। अभी भी आप देख रहे हो देश के अंदर आजादी के बाद से बहुत कुछ किसानों के लिए किया गया है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के एक फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया। तो यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट था ही नहीं। पब्लिक का मतलब सरकार का इंटरेस्ट था ही नहीं। यहां पर पब्लिक सेक्टर कुछ नहीं सोचता था इसके बारे में, बस ये सोचता था इनको खैचो मीटर। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा नुकसान बताता हूं कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन जब जमीन पे होता है ना, तो जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से पौधा बड़ा होता है, जो जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन विटामिन होते हैं, ऐसे जमीन के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे खत्म होने चले जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। तो वो जमीन की फर्टिलिटी खराब हो रही थी कैश क्रॉप्स की वजह से। तो ओवरऑल इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत लो लेवल की प्रोडक्टिविटी पे पहुंच गया था। लो प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन करने की पावर ही बहुत स्लो हो गई थी। ठीक है, इसको हम स्टैग्नेंट भी बोलते हैं, स्टैग्नेंट। तो पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन, इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम के स्टैग्नेंट होने के रीजन क्या थे? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कैसी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था अंग्रेजों के राज में। तो पॉइंट नंबर 1, मेन सोर्स ऑफ लिविंग था, जिंदा रहने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स था। यानी मोर देन 85% लोग
हमारे देश के एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और मोर देन 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम भी कर रहे थे। एग्जैक्टली बताऊं तो 72.7% का डेटा है जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैग्नेंट था, बहुत हाल बुरे थे, लो प्रोडक्टिविटी थी, और डिपेंडेंसी थी मॉनसून के ऊपर। मॉनसून का मतलब रेनफॉल के ऊपर। अच्छी बारिश हुई तो ठीक ठाक है, बारिश खराब हुई या नहीं हुई तो हमारी खेती खराब हो जानी थी। ये सारा सिस्टम था। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉजेस लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं स्टार मार्क करता हूं आपके लिए, 3 स्टार, 1 2 3, 3 स्टार क्वेश्चन है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके कॉजेस आपको पता लगाने हैं, तो नंबर 1 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम बोल दो। इन्होंने हमारे देश के कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। किस वे में एक्सप्लॉइट किया है? बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, कोई बंदा रेंट टाइम पे नहीं दे पाया तो उसकी ओनरशिप राइट ले लेते, जमीन हड़प लेते थे, और जीरो एफर्ट्स करते थे किसी के लिए भी। ये बहुत परेशान करते थे। खैर, ये पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पीछे यहां पर, अब आपको दिखा रहा हूं, बस आप देख लो। एक तो जमींदारी सिस्टम हेडिंग बना दो, एक्सप्लेनेशन यहां पर है। फिर ये टर्म्स जो थी रेवेन्यू सेटलमेंट की, मतलब टैक्स की सेटलमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, बहुत खतरनाक थी। बताया ना, जो टाइम पर नहीं चुका पाया उसकी जमीन हड़प लेंगे। फिर अंग्रेजों ने कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं किया, फर्टिलाइजर, सीड वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और कर दिया। दिस इज द 4th पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिले हुए हैं। अब आप बोलोगे सर ये नोट्स हैं। हाँ जी, ये नोट्स हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे कॉमर्स वाला भाई PW के टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से लिंक उठाओ, पहुंचो, खींचो मीटर। ठीक है, मैंने बताया था इस पूरे चैप्टर को अगर कवर करना है तो 6 आइटम पे आपको फोकस करना होगा। मैंने आपको अब एग्रीकल्चर सेक्टर करा दिया, अब बारी है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि अंग्रेजों ने हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे प्रभावित किया। दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो अंग्रेजों ने, बोलते हैं, कोई खास काम नहीं किया इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। उन्होंने कुछ इंडस्ट्री इंडिया के अंदर डेवलप की, जैसे कि रेलवे की इंडस्ट्री, या टेलीग्राफ, चिट्ठी विट्ठी बेचने की इंडस्ट्री, या कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री। ये सब इंडस्ट्री उन्होंने क्यों डेवलप की? क्योंकि वो सारी चीजें अंग्रेजों के काम आनी थी। अंग्रेजों ने सरकार चला रखी थी, उनको भी तो जीना था, उनको भी तो मौज मारनी थी, तो फैसिलिटीज उनके काम आनी थी। इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने कोई इंडस्ट्री एज सच कुछ खास डेवलप नहीं की। लेकिन बोलते हैं कि देश आजाद होते होते लेट 1940s में इंडिया के अंदर एक आधी सीमेंट इंडस्ट्री आ गई थी, कुछ पेपर इंडस्ट्री आ गई थी, और उससे पहले अगर कुछ था तो 1907 में एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खुली थी। आज के टाइम में झारखंड में है ये, उस टाइम बिहार बोलते थे पूरे बड़े इलाके को। ठीक है, बिहार और झारखंड, झारखंड अलग है, बिहार अलग है। तो ये टिस्को झारखंड के जमशेदपुर में है। पहले इस पूरे इलाके को ही बिहार बोलते थे, बाद में 2 टुकड़े हो गए। खैर, ठीक है। उसके बाद 1932 के अंदर एक टाटा एयरवेज एयरलाइन खुली। अब ये 1948 में सरकार ने कब्जा ली थी हमारे देश की आजादी के बाद। इसको आज के टाइम में एयर इंडिया बोलते हैं, वापस टाटा के हाथ में है ये। ठीक है, तो बस ये कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर, कुछ ज्यादा, कुछ जूट और कॉटन की इंडस्ट्रीज भी थी, बड़े लेवल पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी। अब अगर बोलो कि टिस्को है या नहीं है, है। आज के टाइम में इसको टाटा स्टील बोलते हैं। तो ये इंडस्ट्री का ताना बाना था हमारे देश के अंदर। और बताऊं तो दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि हमारा देश फेमस था हाथ के कामों के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, बिल्कुल फेमस था। अंग्रेजों ने इस काम को पूरा नष्ट करने की कोशिश की, इस काम को पूरा स्पॉइल, बोले तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। कैसे? अंग्रेजों ने हमारा जो हाथ का बना हुआ सामान था, इसकी सेल पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे यह सामान महंगा हो गया, तो लोग इसको कम खरीद रहे थे। अब यह सामान विदेशों में एक्सपोर्ट भी हो रहा था, तो जब एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं तो उस वाले टैक्स को हम टैरिफ बोलते हैं। तो बहुत खतरनाक लेवल का टैरिफ लगाया जा रहा था, और जो सामान अंग्रेज अपने देश से बनाकर इंडिया में बेच रहे थे, उस सामान पर टैरिफ यानी टैक्स ना के बराबर था, कम था। तो एक भेदभाव था, हम बेचेंगे तो टैक्स ज्यादा है तो हमारा माल बिकेगा नहीं। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इन्होंने अपनाई। दूसरे नंबर पे अंग्रेज मशीन से सामान बना रहे थे, हम हाथ से, तो मशीन से बना हुआ सामान ज्यादा फैशनेबल लगता है, तो इसलिए उनका सामान ज्यादा प्रेफरेबल था, चॉइस में भी था, लोग खरीद भी रहे थे। तीसरे नंबर पे इन्होंने रेलवे लॉन्च की हुई थी। अंग्रेजों ने हमारे देश में
सन 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस किया आपकी बुक के हिसाब से। गूगल करके देखोगे तो 1853 मिलेगा। आपको 1850 लिखना है, इससे आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी जिसमें लोग बैठ के जाते थे मुंबई से थाने। लेकिन 1850 में क्या हुआ था, 1850 में ये मालगाड़ी बिजनेस वाली ट्रेन चली थी जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की। फिर 1852 ने अंग्रेजों ने इंडिया की पहली पोस्टेज स्टैंप लॉन्च करी। पोस्टेज मतलब जैसे चिट्ठी विट्ठी बेचते हैं तो उसके ऊपर एक टिकट चिपकानी पड़ती है वो, ठीक है। 1854 में एक पहला रेलवे का ब्रिज बनाया गया। ब्रिज मतलब देखते हो ना कभी रेल में ट्रेवल किया हो तो नीचे कोई नदी नाला आ जाता है, उसके ऊपर से भी ट्रेन जा रही होती है, तो वैसा ब्रिज बनाया गया। और फिर 1869 में आपको बताऊं तो सुएज कैनाल बनी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है कि अंग्रेजों ने इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे तबाह किया। दो तरीके से तबाह किया। एक तो इंडिया के अंदर कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो पहले से थी उसका डिके कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, पतन कर दिया, डिके को बोलते पतन। और दूसरा, इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़नी नहीं थी। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे इसके कैटेगरी में। अंग्रेजों ने क्या किया हमारे इंडस्ट्री का, पहले नंबर पे ये डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कैसे, टैरिफ पॉलिसी की डिस्क्रिमिनेशन थी, हमारी चीज पर ज्यादा टैक्स लगेगा, अंग्रेजों की चीज पर टैक्स कम लगेगा, तो अंग्रेजों का माल बिकेगा। अंग्रेजों का माल मशीन मेड था तो ज्यादा फैशनेबल था, तो ज्यादातर लोग उसको खरीदने लग गए। तीसरा, रेलवे थी। रेलवे अंग्रेजों ने सिर्फ अपने लिए यूज की। अगर अंग्रेजों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान पहुंचाना होगा ट्रेन के थ्रू पहुंचा देंगे, हमें पहुंचाना होगा तो बहुत टाइम लगता था। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से हमारा हैंडीक्राफ्ट बर्बाद किया। दूसरे नंबर पे हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़ने नहीं दी, बहुत स्लो ग्रोथ थी। कैसे, नंबर 1 पॉइंट, कलर चेंज करूंगा यहां पर, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी। अंग्रेजों ने जो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए वो किया ही नहीं था, छोटे मोटे काम किए, रेलवे, पावर, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये भी सब इसलिए किए ताकि वो अंग्रेजों के काम आए। दूसरा, लोप साइडेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी। लोप साइडेड का मतलब होता है एक तरफा। अब इंडिया में यार बिस्किट, चीनी, चावल ये कंज्यूमर गुड्स हैं, ये तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन चीनी चावल छोड़ो, बिस्किट ब्रेड वगैरह खरीद रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, लेकिन ये बन कहाँ रही है, ये बन रही है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मशीनें हैं, मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्री को बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ये तो थी नहीं इंडिया में। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ब्रिटेन में थी, वही मेन होती हैं। इंडिया के अंदर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी, तो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो रही थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही थी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो लोप साइडेड था, यानी वन साइडेड था। आप बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, इट वॉज नॉट प्रॉपरली सपोर्टेड बाय द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ऐसा कहते हैं एक देश के अंदर मशीन भी होनी चाहिए और मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट भी होने चाहिए, तो यह मशीन वाली इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं थी। तीसरा, लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। देश में बेसिक चीजों की इंडस्ट्री होनी चाहिए, हैवी चीजों की, मेटल की इंडस्ट्री होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा भाई, कि मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे नहीं होने दी अंग्रेजों ने, ये बताओ, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। बच्चा पूछे, 6 सेक्टर पढ़ने हैं ना, तीसरे पे आ गए। बच्चा पूछेगा सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बाबू काम धंधा। अब देखो, इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन तीनों सेक्टर में इंडिया की टोटल वर्कफोर्स का कितना हिस्सा काम कर रहा है, मतलब इंडिया की टोटल वर्कफोर्स मान लो 100 लोग हैं, कितने कितने बंदे कितने इन सेक्टरों में काम कर रहे हैं। मान लो 72 यहां काम कर रहे हैं, 11 यहां काम कर रहे हैं और 17 यहां काम कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल है। तो बोलेंगे ये इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ज्यादा इसमें कर रहे हैं, दूसरे पे इसमें कर रहे हैं, तीसरे पे इसमें कर रहे हैं। तो आजादी के टाइम पे 72.7% लोग एग्रीकल्चर में यानी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, 10.1% काम कर रहे थे लगभग इंडस्ट्री सेक्टर में, और 17.2% लोग काम कर रहे थे टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। तो ये इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था जो कि हाईली अनबैलेंस्ड था। अनबैलेंस मतलब बैलेंस नहीं है, देखो इसमें बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरीके से ओवरलोडेड था, यहां पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, मतलब जितने लोग चाहिए उससे भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।
इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत नीचे गिर रहा था क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे थे उसके अंदर, तो उसके पतन का भी एक ये रीजन बना हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अनबैलेंस था और इलाके वाइज रीजनल वेरिएशंस थी। मतलब कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर सिर्फ इंडस्ट्री का काम हो रहा है, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और गुजरात जैसे इलाकों में, और कुछ इलाके ऐसे थे जैसे कि उड़ीसा, पंजाब, यहां पर काम हो रहा है एग्रीकल्चर का सिर्फ। ऐसा नहीं है कि पंजाब है तो यहां पर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बराबर चल रही है, बैलेंस नहीं था, वेरिएशन थी, भेदभाव थी। तो पेपर में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स काम कर रही है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसकी स्टेट क्या थी, ये कैसा था अंग्रेजों के राज में, आपको ये बताना है। तो मुद्दे की बात बताऊं तो ये 1 2 3 4 5 5 स्टार क्वेश्चन है मेरी तरफ से, इसमें बता भी रखा है दोस्तों, एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर में इतने बंदे काम कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में इतने बंदे काम कर रहे थे, टर्शरी में इतने काम कर रहे थे, और बताया ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी पूरे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की विद रीजनल वेरिएशंस। पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा में एग्रीकल्चर ज्यादा था और मद्रास और बॉम्बे के अंदर इंडस्ट्री ज्यादा थी। 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी, ये हो गया। अब आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन पे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन रिलेटेड। आपको अगर लग रहा है कि लव सर बहुत स्लो बोल रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, स्पीड चेंज कर सकते हो, धड़ 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 तेज कर सकते हो। आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो आप स्पीड इसकी स्लो भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। डेमोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी बतानी है यहां पर, यानी इंडिया में बर्थ रेट कितनी थी, डेथ रेट कितनी थी अंग्रेजों के टाइम पर, क्या देश में कोई पॉपुलेशन काउंट भी करता था? जी हां, देश में सबसे पहली बार पॉपुलेशन काउंटिंग की गई ऑफिशियल लेवल पर 1881 में। इसको बोलते हैं इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हर 10 साल में एक बार पॉपुलेशन काउंट होने लगी। 1881 के बाद 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंट होने लगी। और एक ईयर आया 1921, इसको हम बोलने लगे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्यों बोलने लगे? क्योंकि इस ईयर में जब पॉपुलेशन काउंट हुई तो हमें एक मेजर चेंज देखने को मिला। चेंज क्या था कि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी, 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत फास्ट हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइड वाला ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। अब बर्थ रेट कितनी थी, डेथ रेट कितनी थी, ये सब बताना है आपको। और एक वर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब वो बच्चा होता है जो 1 साल से कम का है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु। और आपको बताना है यहां पर यार कि उस टाइम पर एक इंसान भारत के अंदर कितना जिंदा रहने की उम्मीद कर सकता था। आज के टाइम में 69 पॉइंट समथिंग एक इंसान जिंदा एवरेज बेसिस पर इंडिया में जिंदा रहने की उम्मीद कर सकता है, वो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उस टाइम पर सिर्फ 32 साल था, काफी सारी बुक में उसको 44 भी लिखा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी देखना उसमें 32 है, तो 32 इज द राइट आंसर। खैर पेपर में आएगा कि डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की कैसी थी, तो आपको ये डेटा परोसना है, सीधी सीधी बात है, ठीक है जी। तो डेटा आपके सामने मैं बताऊं तो एक वर्ड भी यूज किया जाएगा, रैम्पेंट पॉवर्टी। इंडिया में उस टाइम रैम्पेंट पॉवर्टी थी पॉपुलेशन में। रैम्पेंट का मतलब होता है जी ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल लेवल पे पॉवर्टी थी। और पॉइंट्स आपके सामने बहुत प्यारे तरीके से लिखे हुए हैं। डेथ रेट बहुत ज्यादा थी और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा थी। बर्थ रेट 48, डेथ रेट 40, मतलब 40 बंदे मर रहे हैं, 48 बंदे पैदा हो रहे हैं, तो जिंदा कितने बचे हैं? 8 बचे हैं, तो 8 पर 1000 सर्वाइवल रेट था, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32, लिटरेसी रेट 16% है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी पढ़े लिखे लोग 16% थे। और उसमें भी आपको बताऊं लड़कियों की बात, तो फीमेल लेस देन 7% पढ़ी लिखी थी, 16% पढ़े लिखे थे। पेपर में क्वेश्चन आता है इलिटरेसी रेट बताओ, लिटरेसी नहीं, लिटरेसी तो 16 है, इलिटरेसी कितना हो गया? 84, वो आ जाता है, ठीक है जी। फीमेल लिटरेसी रेट लेस देन 7%, रैम्पेंट पॉवर्टी थी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां बता रहा था, पीछे लिख देता हूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं है उसमें, ये आपको लिखना पड़ेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000, हर 1000 बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसमें से 218 बच्चे मर जाएंगे। आज के टाइम में 29 के आसपास है, समझ रहे हो? 1 साल से पहले 218 बंदे मर जाएंगे 1000 में से, कितनी बुरी बात है यार। नहीं, ये इंडिया के हेल्थ स्टेटस के बारे में दिखाता है कि कितना
मैटरनल हेल्थ स्टेटस इंडिया में बुरा था उस टाइम पर, ठीक है। अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। खैर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा भैया, आएगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक्सप्लेन करो। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट कर देना। मैंने आपको 5 पॉइंट कराए हैं, 4 ये रे और एक पीछे ये वाला 5। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको उतने पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके पॉइंट्स पे आगे बढ़ रहे हैं। अगला, इंडिया का फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या हाल थे भैया? बोलते हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल को, यानी इसको प्राइमरी प्रोडक्ट बोला जाता है, और इंडिया इंपोर्ट करता था अंग्रेजों से, जो अंग्रेजों के देश में बना हुआ सामान है उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड, ठीक है जी, फिनिश्ड गुड या फाइनल गुड। अब इसी बात को बोलते हैं, इन दोनों बातों को, एक तो इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल या फिर प्राइमरी गुड्स का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड का, इन दो बातों को बोलते हैं अंग्रेजों के डुअल मोटिव। डुअल मोटिव या फिर सही शब्द है इसके लिए टू फोल्ड मोटिव, टू फोल्ड इंडस्ट्रियल मोटिव थे अंग्रेजों के ये शब्द दिया हुआ है। खैर अब हमारे देश में मुद्दे की बात बताऊं तो दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम, जिन्होंने बोला कि इंडिया फॉरेन ट्रेड से पैसा कमा रहा है, और वो पैसा अंग्रेज किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सुनना जरा। या तो अपने ऑफिशियल एक्सपेंसेस चलाने के लिए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा, स्टेशनरी परचेज करना, एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए, या फिर जहां जहां अंग्रेज का वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के एक्सपेंसेस के लिए, या कुछ अंग्रेज को सर्विस किसी से इंपोर्ट करानी है उसके लिए। तो अंग्रेज इंडिया के पैसे को अपने लिए यूज कर रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी ने इस चीज को बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो एक कॉन्सेप्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब इंडियन ट्रेड सरप्लस, फॉरेन ट्रेड सरप्लस को अंग्रेज अपने लिए यूज कर रहे हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वॉर एक्सपेंसेस एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड ऑल, ठीक है। इतनी सी बात लिख देना। देखो थ्योरी को 100% याद करना बड़ा मुश्किल काम है, और टीचर भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप डिट्टो उसको लिख कर आओगे। आप उसको हल्का बहुत भी लिख कर आ जाओ, मतलब हल्का बहुत फॉल्ट के साथ भी लिख कर आ जाओ, तो टीचर पूरे नंबर दे देते हैं। एज इट इज 100% एक्यूरेट लिख कर आओगे तो ये एक्सपेक्ट ये भी नहीं किया जाता। तो आप डरना भी मत कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में उसको करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या लिखना होगा सर? फॉरेन ट्रेड में लिखना होगा कि इंडिया किस किस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मतलब किस किस चीज का, तो एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड का, ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है जी। डायरेक्शन क्या था, मतलब किस देश के पास कितना झुकाव था फॉरेन ट्रेड का? तो ये डायरेक्शन ये था कि अंग्रेजों से हम ज्यादातर ट्रेड करते थे, मोर देन 50% ट्रेड। तो अंग्रेजों से हमारे ट्रेड की एक मोनोपोली टाइप चीज हो गई थी, अंग्रेजों का ही दबदबा हो गया था हमारे ट्रेड के ऊपर। तो पेपर के अंदर जो लिखा आएगा, सुएज कैनाल में बता चुका हूं 1869 में, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। कॉम्पोजिशन बतानी है कि प्राइमरी को एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड को। फिर डायरेक्शन, तो मोर देन 50% ट्रेड ब्रिटेन के साथ करता था हमारा देश, और बाकी छोटा मोटा श्रीलंका और पर्शिया वर्शिया के साथ करता था। और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड था। इसके बाद दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसी बेसिक फैसिलिटीज जो बिजनेस करने के लिए अच्छी होती है, जैसे कि बिजली, पानी, एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तो प्रोवाइड की, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवे प्रोवाइड किया, शिप के लिए पोर्ट्स बनाए पानी के जहाजों के लिए, इंडिया में एक बैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया इन्होंने, बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था, बार्टर सिस्टम पे हम ज्यादा थे। तो अंग्रेजों ने इंडिया में किया तो सब कुछ, लेकिन किसके लिए? इंडिया को डेवलप करने के लिए नहीं किया, बड़े शाणे लोग थे, इन्होंने सब कुछ किया कि जो अंग्रेजों का काम चल रहा है यहां पर वो आसान हो जाए। तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिया, लेकिन उसका मेन मोटिव था कि वो अंग्रेजों के लिए ही है, इंडियंस के लिए नहीं है। तो बेसिकली पेपर के अंदर आता है, तो आपने लिखना है देयर वर सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर नॉट इंटेंशनल, मतलब ये जानबूझकर नहीं थे, बट प्योरली टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। वो खुद के देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पैसों का इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाहते थे। क्या क्या किया उन्होंने? इंडिया में कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ा दी, जैसे कि रेलवे स्पेशली कब बनाई थी? 1850 में। फिर कुछ बंदरगाह बनाए, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट की, एक बढ़िया ऑफिशियल सेटअप लगाया कि कौन सीनियर कौन जूनियर, ऐसा सिस्टम उन्होंने बताया, मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और लीगल सिस्टम भी वो लेकर आए। तो ये 6 आइटम मैंने बता दिए दोस्तों, ये हेडिंग भी लिखी हुई है आपके पास, प्रॉपर हेडिंग के साथ क्वेश्चन आ सकता है। तो इन 6 में से किसी भी एक सेक्टर के ऊपर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर पेपर में आए कि इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्ड होने के रीजन क्या थे उस टाइम पर, तो आप सभी 6 सेक्टरों की 1-1, 2-2 कमियां लिख देना,
आपका काम बन जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली बैकवर्ड थी आज़ादी के टाइम पर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब, एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी, और फॉरेन ट्रेड भी खराब। तो उन सब के बारे में एक एक पॉइंट बेकार वाला, लिमिटेशन वाला लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बनेगा आपका चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 2 का आपको नाम दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 से लेकर 1990। नाम में जो है वो, आप बात सुनो मेरी, नाम बोल रहा है 40 साल के बारे में, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको इस चैप्टर में बताना है, देखो पहले चैप्टर में क्या बताया कि हमारे देश को अंग्रेज कैसा छोड़कर गए। दूसरे चैप्टर में बताना है आपको कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए तो आने वाले ईयर्स के अंदर हमने अपने देश को कैसे डेवलप किया। तो मुद्दे की बात बताते हैं। 1950 लिखा है, लेकिन 1950 से एग्जैक्टली इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, आसपास के और भी ईयर्स हैं 1947 के बाद से, एग्जैक्टली 1950 से नहीं पढ़ना, ये भी बता रहा हूं। फिर क्या 1990 तक पढ़ना है? नहीं नहीं, उससे भी आगे तक पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम ऐसे ही है, लेकिन मेजर फोकस 40 साल पे है। तो यार अंग्रेजों ने क्या किया, आपको मुद्दे की बात बताता हूं। पहली बात तो देश आजाद होते ही इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था। मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर सरकार और मार्केट दोनों की चलेगी, चाइना रशिया की तरह नहीं कि सिर्फ सरकार की चलेगी। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर इस चैप्टर को, जैसे मैंने पहले वाले चैप्टर को डिवाइड किया ना 6 टुकड़ों में, इस चैप्टर को 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है। आप 4 चीजें पढ़ लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाई आजादी के बाद। ठीक है जी। इंडिया ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, ये पढ़ लेना। तीसरे पे एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल है, ये पढ़ लेना। फिर इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई। ये 4 आइटम पढ़ लो दोस्तों, आपका काम हो जाएगा बहुत बढ़िया लेवल पे, चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है जी। प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें तो इंडिया ने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई, और पहला प्लान 1 अप्रैल 1951 को बनाया, जो 31 मार्च 1956 तक चला। फिर हर 5-5 साल में प्लान बने, लेकिन बीच में कुछ ईयर्स ऐसे आए थे, जैसे कि 1966 से लेकर 1969 3 साल तक कोई प्लान नहीं बना, 1979 से लेकर 80 1 साल कोई प्लान नहीं बना, 1990 से लेकर 1992 कोई प्लान नहीं बना। तो बीच में कुछ गैप आए थे, और पहला 5 ईयर प्लान ये था। लास्ट वाला प्लान 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017, ये 12th 5 ईयर प्लान बना है दोस्तों, ये लास्ट प्लान था। फिर ये प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी गई देश के द्वारा, और देश की सरकार के अंदर प्लानिंग कमीशन की जगह हमने नीति आयोग लॉन्च किया। नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 में। इनने पहला प्लान बनाया 2017 में, जो खत्म होगा 2032 को। तो 15 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया बहुत ही लंबा प्लान। 15-15 साल के प्लान बनाने शुरू कर दिए। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश हुई। सोवियत यूनियन यानी रशिया से कॉन्सेप्ट कॉपी किया हमने। इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था, और टोटल 5 ईयर प्लान 12 बनाए गए। इसमें एक मुद्दे की बात याद रखनी है, हमारे देश में आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रशांत चंद्र महालानोबिस को बोलते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के वो वाइस चेयरमैन थे, वहां से प्लानिंग से जुड़े हैं, और उनकी बदौलत बोलते हैं कि हमारा देश आज इतना डेवलप कर गया उनकी पॉलिसीज की वजह से। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंटेंट भी दिया हुआ है। हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, यानी जीडीपी बढ़ता रहे, नेशनल इनकम बढ़ती रहे, देश मॉडर्न होता रहे, कैसे नई नई टेक्निक को यूज करता रहे, और सोशल आउटलुक को भी, ऐसी प्रथाओं को जो देश की तरक्की में रुकावट लाती है उसको खत्म करता रहे। सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर, इतना प्रोडक्शन कर ले फूड ग्रेन्स का कि किसी और से मांगने की जरूरत ना पड़े। आजादी के बाद हमारा देश अमेरिका से फूड ग्रेन को इंपोर्ट कराता था, क्योंकि जब देश डिवाइड हो गया था ना, तो पाकिस्तान के पास पंजाब का बड़ा एरिया और सिंध चला गया था, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव एरिया था। तो इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गई थी। तो ये मोटिव था कि खत्म करो इसको। और इक्विटी यानी फेयरनेस, यानी सोशल जस्टिस विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाज द मेन मोटिव, कि सबको ग्रोथ का बेनिफिट हो। ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्टिव थे। और दोस्तों अगर आपको ये वाले ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर
मैंने बताया कि 4 आइटम पढ़ने हैं, प्लानिंग कमीशन इतनी पढ़नी है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ जाना। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि चैप्टर नंबर 1 में पड़ी थी, वही सारी प्रॉब्लम्स देश ने उसको सुधारने के लिए रिफॉर्म किए। रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है। और एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारे देश में 1961 में बनाई गई। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है। तो मुद्दे की बात, प्रॉब्लम्स क्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो जो चैप्टर नंबर 1 में पड़ी थी वही सारी प्रॉब्लम थी। एक तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम चल रहा था, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो सब प्रॉब्लम्स थी। यहां पर प्रॉब्लम वही रहेंगी, लेकिन सुधार के लिए कुछ किया। हाँ जी, लैंड रिफॉर्म किए जिसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं, और फिर टेक्निकल रिफॉर्म किया जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। आपके सामने दोस्तों लैंड रिफॉर्म में हमने इंटरमीडिएटरीज को रिमूव कर दिया, जो जमींदारी सिस्टम था। लैंड सीलिंग कर दी, एक बंदे के पास अब कितनी जमीन होगी उसकी लिमिट डिसाइड कर दी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर एक फार्मर की जमीन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उसको तीनों जमीन मर्ज करके एक जगह दे दी, तो उसको एक ही जगह रहना पड़ेगा। तीनों के लिए अलग अलग ट्यूबवेल नहीं लगवाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर नहीं खरीदने पड़ेंगे, फायदा हो जाएगा। फिर रेगुलेशन ऑफ रेंट है, अगर कोई किराए पे काम भी कर रहा है तो उस पर लगाम लगा दी। ये जो रिफॉर्म्स थे ये पूरे देश के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां सक्सेसफुल हुए, तो ये केरला और वेस्ट बंगाल में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया फिर। अच्छा, ये अब इन सब की एक्सप्लेनेशन है जो आपको मिल जाएगी नोट्स के फॉर्म में। आप कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कोई डेट नहीं है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। इन्हों के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया गया, और पूरे वर्ल्ड के अंदर नॉर्मन E बर्लॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले वहीं आया। खैर, ये ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 2 फेज में लॉन्च हुआ, फेज 1 और फेज 2। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s में आया, यानी 1965 के आसपास। 10 सालों तक फेज 1 और अगले 10 साल फेज 2। शुरू में लॉन्च किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। यहां सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया के अदर स्टेट्स में भी इसको लॉन्च कर दिया। था क्या ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए HYV सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का एक साथ इस्तेमाल करना। लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि HYV सीड्स यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था कंपेरेटिवली। तो अगर इसका यूज़ करोगे तो पेस्ट अटैक होने के चांस होते थे, एक नुकसान भी था। लेकिन यह है कि इसने फूड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। फर्स्ट फेज में ही बहुत ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया था, और इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी का जो प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव भी कर लिया था। आज हम चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, पहले कहाँ इंपोर्ट कराया करते थे। तो दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग आपके सामने है। इसके एडवांटेजेस करने हैं आपको कि मार्केटेबल सरप्लस, यानी इतना प्रोडक्शन करने लग गए थे फार्मर्स की मार्केट में बेच भी सके। सरकार के पास बफर स्टॉक की यानी एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी आ गई थी, और गरीब लोग भी खरीद सकते थे। लाइक फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी इंडिया में पहले, तो फूड ग्रेन महंगी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो फूड ग्रेन सस्ती हो गई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यार ये जो HYV सीड्स थे ये बहुत महंगे थे, तो ये अमीर फार्मर ज़्यादा खरीद पा रहे थे। अमीर फार्मर खरीदते थे तो अमीर ही ज़्यादा अमीर हो रहे थे, तो इससे इक्विटी कम हो रही थी, यानी इनइक्वालिटी फैल रही थी, ज़्यादा बढ़ रही थी। तो एक डिसएडवांटेज भी था कि यहाँ पर टिड्डी दल यानी पेस्ट अटैक हो सकता है और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, क्योंकि अमीरों के लिए ये था। फिर HYV सीड्स महंगे थे तो इसके ऊपर भसड़ हुई, बहस हुई, वाद विवाद हुआ, कि आर्ग्यूमेंट्स हुए इकोनॉमिस्ट के बीच में कि फिर तो यार महंगे है तो सब्सिडीज प्रोवाइड कर दो, यानी पैसों की हेल्प प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो गरीब हैं और एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडी देने के फेवर में थे, डिबेट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं फिर पेपर में देखते हैं 3 स्टार क्वेश्चन है। स्कूल के टीचर बदला लेने के लिए वाला क्वेश्चन दे देते हैं, सब्सिडीज के ऊपर डिबेट क्या हुआ था। तो कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में थे, वो बोलते थे एग्रीकल्चर रिस्की बिजनेस है, इंडिया में फार्मर बहुत ज्यादा है जो पुअर है, और अगर ये नहीं दी सब्सिडी तो इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बीज महंगे हैं तो अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, तो उनको ही बेनिफिट होगा। जो उसके अगेंस्ट थे, जो कहते थे सब्सिडी नहीं देनी, वो कहते थे सरकार को पैसों का लॉस होगा, भैया बहुत बड़ा बर्डन है, सब्सिडी बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और सब्सिडी देने से ज्यादा फायदा फार्मर को नहीं होगा बल्कि उस इंडस्ट्री को होगा जो फर्टिलाइजर बेच रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सब्सिडी जानी थी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फिर प्रोडक्ट को सस्ता कर देती, ऐसे लेवल का सब्सिडी था। कुछ भी हो, कोई भी बसड़ हो, फाइनली डिसाइड ये किया गया कि सब्सिडी देंगे, ठीक है जी। ओवरऑल फिर आपको इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़नी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में पहली बार 1948 में बनाई गई।
उसके बाद 1955 में कार्वे कमेटी आई जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। उसके बाद 1956 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसे बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये आपको पढ़नी है। ये पॉलिसी बोलती थी देश में जितने भी काम धंधे हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कैटेगरी में वो काम धंधे हैं जो सिर्फ सरकार करेगी, उसको बोलते हैं कैटेगरी ए बिजनेस, 17 इंडस्ट्रीज थी। कैटेगरी बी में 12 इंडस्ट्रीज जिसको सरकार करेगी, सरकार के बस की नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो यहां बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगा, यानी सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। और जो बाकी काम धंधे बच गए जितने भी ब्रेड बटर ऑमलेट वगैरह कुछ भी, वो सारे के सारे सब कर सकते हैं। ये वाली पॉलिसी बोलती थी। तो इस पॉलिसी के ऊपर बोलते हैं आईपीआर 1956 में कैटेगरी 1 के अंदर 17 इंडस्ट्रीज आएंगी जो सरकार करेगी, कैटेगरी 2 में 12 आएगी जिसमें सेकेंडरी रोल प्ले करेगा प्राइवेट सेक्टर, और बाकी सब कैटेगरी 3 में आएगा। लेकिन इसी पॉलिसी में लिखा हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर कुछ भी काम करेगा उसको सरकार से परमिशन लेनी है, और जो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी उस परमिशन को लाइसेंस बोलते थे। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी थी यहां पर, कोई भी काम धंधा खोलो। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसा काम धंधा खोला जो बैकवर्ड इलाके में है तो आपको सरकार कुछ छूट दे देगी, टैक्स में रिबेट दे देगी, कंसेशन दे देगी। इसके अलावा बैकवर्ड ना भी हो इलाका, शहर भी हो, लेकिन आपने कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल ली तो भी सरकार आपको टैक्स में कुछ छूट देगी, आपको सब्सिडीज वगैरह देगी। तो ये 1956 में डिसाइड किया गया। ठीक है, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ आपकी किताब के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते थे जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ना लगी हो उस बिजनेस को। आज के टाइम में डेफिनेशन बदल गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जो 2 में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दे। शर्त नंबर 1, या तो उसके अंदर 10 करोड़ रुपए लगे हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या फिर उसकी एनुअल सेल्स 50 करोड़ हो। टर्नओवर को एनुअल सेल बोलते हैं। मैक्सिमम 50 करोड़ से ऊपर निकल गई तो फिर वो स्मॉल से बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। खैर ये सिस्टम आज के टाइम में खत्म हो चुका है। आज के टाइम में MSME चल गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सिस्टम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुछ होता है, 2006 में एक्ट आया था, ये आपकी बुक में गिवन नहीं है। कोई नहीं, कार्वे कमेटी बता दी मैंने, 1955 में बनी थी। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तौर पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूज किया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो हम विदेशों से सामान मंगा रहे हैं अगर वो मंगाते रहे तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो विदेशों से जो सामान मंगा रहे हैं उसके जैसा उसकी कॉपी करके अपने देश में बना लो सामान। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। या टैरिफ लगाओ, टैक्स लगाओ जो विदेशों से सामान आ रहा है, या कोटा फिक्स कर दो, लिमिट फिक्स कर दो कि भैया इतनी क्वांटिटी है, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते तुम विदेशों से। तो ये 3 चीज यूज करोगे तो क्या फायदा होगा? इन 3 चीजों के यूज करने से हम विदेशों से सामान कम मंगाएंगे, अपने देश के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे। इसलिए इन सभी को बोलते हैं हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इसके कुछ नोट्स आपके लिए दिए हुए हैं, आपके काम में आएंगे दोस्तों, टैरिफ कोटा की डेफिनेशन वगैरह। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 में आपको बताऊं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 99, यानी देश के अंदर नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई 1991 में। क्यों ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? भैया जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि देश के अंदर उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। क्या क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? एक तो देश के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व बहुत कम बचा था, गवर्नमेंट बजट में बहुत सारा डेफिसिट हो रहा था, गल्फ कंट्री में वॉर चल रहे थे तो वहां से पेट्रोल की सप्लाई रुक गई थी, तो देश में पेट्रोल और बहुत कुछ महंगा हो गया था। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन थे, देश बहुत सारी बसड़ में फंसा हुआ था। तो एक तो फिजिकल डेफिसिट माउंटेन की तरह बढ़ता जा रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में भी नेगेटिव बैलेंस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल होने लग गया, महंगाई हो गई, और सरकार की जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उनको नुकसान बहुत हो रहा था, और गल्फ कंट्रीज में लड़ाई वड़ाई चल रही थी। इसका हमारे देश के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा। और उस टाइम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे प्रॉब्लम के टाइम पर वो थे चंद्रशेखर। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ मेजर्स लिए, तो प्रधानमंत्री बदल चुके थे, उनको बोलते पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन सारी जो पॉलिसीज की रूपरेखा बनाई वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाई, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चाहे बोलो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या बोलो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या बोलो एलपीजी पॉलिसी, कंपोनेंट इसके 3 थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आपको पढ़ना है दोस्तों। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फालतू का कंट्रोल हटाना, अननेसेसरी कंट्रोल हटाना बिजनेस काम धंधे खोलने पर, जैसे कि हर काम के लिए लाइसेंस लो, ये सब भसूड़ियों से निजात पाना। ये प्रॉपर नोट्स आपको गिवन है लिबरलाइजेशन के, इंडस्ट्रियल सेक्टर के, फाइनेंशियल सेक्टर के, फिजिकल सेक्टर के और फॉरेन सेक्टर के। कहने का मतलब ये है लिबरलाइजेशन के अंदर हमने 5 ऐसे इलाके थे जिसके अंदर छूट प्रोवाइड करनी शुरू करी, तो ये 5 आपको गिवन है। ठीक है, यहां पर फिर प्राइवेटाइजेशन शुरू होगा,
ये यहाँ तक आपके पास फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स तक है, 5 इसके अंदर है। और फिर ये व्हाट वी लर्न टुडे वाली कहानी तो छोड़ दो, आगे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और डीमोनेटाइजेशन भी पढ़ना है। प्राइवेटाइजेशन में पढ़ोगे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना, इज अबाउट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू किया, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर का हैंड ओवर कर दी। तो एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया या फिर सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। ये सेकंड वाला पॉइंट डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरनेशनलाइजेशन, एक देश का फॉरेन कंट्री के साथ कनेक्शन बांट देना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, सरकार ने क्या किया, ये कनेक्शन बांटने के लिए जो हम एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करने पे भी पहले टैक्स लगता था, गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिया, खत्म कर दी कहानी। तो और जो इंपोर्ट करते थे उस पर भी टैक्स कम कर दिया, तो काफी हद तक टैरिफ में रिलीफ करी। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने की जो लिमिट थी, विदेशी कंपनियां जो इंडिया में इन्वेस्ट करती थी उसकी लिमिट बढ़ा दी ताकि विदेशी लोग इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। इसके बदौलत ही 1991 के बाद पेप्सी, कोका कोला, सोनी, पैनासोनिक जैसी कंपनीज इंडिया में ज्यादा आनी शुरू हो गई। एक आउटसोर्सिंग का टॉपिक है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि विदेशी कंपनी जब इंडिया में आती है तो इंडियंस को बहुत सारे काम सौंप देती है वो, तो विदेशी कंपनी को फर्स्ट पार्टी बोलेंगे, इंडिया के कस्टमर को सेकंड पार्टी बोलेंगे, और बहुत सारे अदर काम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, अकाउंट्स का काम हो गया, टेक्नोलॉजी का काम हो गया, लॉ का काम हो गया, ऐसे काम थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। मतलब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का काम कुछ आउटसाइड के लोगों को दे दो, थर्ड पार्टी को दे दो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आउटसोर्सिंग के बारे में। और इंडिया आउटसोर्सिंग की फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉइज बहुत कम रेट पर काम कर लेते हैं, लेबर पावर और लेबर कॉस्ट बहुत चीप है इंडिया में, ये बोल सकते हैं, और क्वालिफाइड लोग भी हैं। इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत स्टेबल है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो बढ़िया है इंडिया। इस लेवल पे इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन पे। किस किस चीज की आउटसोर्सिंग होती है इंडिया में, आईटी, बैंक्स, अकाउंटिंग, बीपीओ, केपीओ। बीपीओ को कॉल सेंटर बोल देते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर बहुत बार हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। एक तो 1940s में हुई थी, फिर 1970s में हुई थी। आपको जो पढ़नी है वो 8 नवंबर 2016 में हुई थी। इंडिया के अंदर 500 रुपए और 1000 रुपए के डिनोमिनेशन वाले नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक है, एग्जिस्टिंग करेंसी 500 और 1000 की विड्रॉ कर ली गई थी। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है, और इसके बारे में ज्यादा जानोगे तो नोट्स के तौर पर आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है। और फिर दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने मेंबर कंट्रीज के पास ट्रेड को आसान बनवाती है। किसी में कोई डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस ट्रेड के अंदर उस लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट को सॉल्व कराती है, और ये कहती है कि जितने भी मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको वो बराबर का दर्जा देगी, चाहे बांग्लादेश हो चाहे अमेरिका हो। ये आपको बताता हूं, 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ स्टैब्लिश हुआ, जिसे गैट बोलते हैं। ये खत्म कर दिया गया। 1995 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ ने जीएडबल्टी को रिप्लेस किया। आपकी बुक के हिसाब से 2016 में इसके 164 मेंबर्स थे। आपसे यही डेटा पूछा जा सकता है, बस दैट्स इट। फंक्शंस क्या है डब्ल्यूटीओ के, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट कराएंगे, इसको बढ़ावा देंगे, लड़ाई झगड़े को सॉल्व कराएंगे, और कोई टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी कंट्रीज को वो प्रोवाइड किया जाएगा, और कोऑपरेशन किया जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। ये मेन पॉइंट्स हैं। और दोस्तों इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है, इसके अंदर भी आपके काम आएंगे, देख लेना। जैसे कि स्ट्रैटेजिक और माइनॉरिटी सेल क्या होती है, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, टैरिफ, नॉन टैरिफ, आपको इसके देखो नोट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल रहे हैं। 1991 में एग्रीकल्चर सेक्टर को अवॉइड कर दिया था, एडवर्सली अफेक्ट हुआ था पॉलिसीज के अंदर, किस वजह से, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन बोलूंगा, ये पेपर के अंदर बहुत सारे स्कूलों के अंदर आ रखा है, ये भी प्लीज यहां से कर लेना। एग्रीकल्चर सेक्टर को कंप्लीटली अवॉइड ही कर दिया था भाई, सारा फोकस इंडस्ट्रीज पे था। मैं थोड़ा फास्ट स्पीड पे चल रहा हूं क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करने के चक्कर में हूं। अब दोस्तों शुरुआत करेंगे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर की। ह्यूमन कैपिटल, पहले तो कैपिटल शब्द का मतलब जानो, ये बच्चों को मुश्किल लगता है भाई चैप्टर। कैपिटल का मतलब होता है तुम्हारी प्रॉपर्टी, चाहे वो तुम्हारा बिल्डिंग हो, कार हो, फर्नीचर हो, स्कूटी हो, घर हो, बाइक हो या कैश हो, ये तुम्हारी कैपिटल है। इसको बोलते हैं ऐसी कैपिटल जिसको तुम टच कर सकते हो, छू सकते हो। तो दिस कैपिटल इज कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ कैपिटल्स आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। लेकिन तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी और है, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी स्किल, तुम्हारा एक्सपर्टीज होना किसी काम में, इसको तुम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल।
तो चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, फिजिकल कैपिटल के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो पेपर में पहला क्वेश्चन आता है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस बताओ। अरे यार, ये ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो टैलेंट होता है ना, वो एज के साथ कम होता है। लेकिन देश की बात करें तो देश में कमी नहीं होता, कुछ लोग मरते हैं तो फिर नए पैदा हो जाते हैं, है ना। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती रहे एजुकेशन पे, नॉलेज पे, या टैलेंट पे, या हेल्थ पे, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम भी नहीं होगा शायद। टैलेंट और नॉलेज को तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से नहीं कर सकते, फिजिकल कैपिटल कार गुड्स को आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज, क्रिएटिविटी, विजडम, एबिलिटी, स्किल, दिस इज कॉल्ड योर ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है। फिजिकल कैपिटल को हम अपने मालिक से अलग कर सकते हैं, स्कूटी अलग है, स्कूटी का मालिक अलग है। लेकिन टैलेंट को कैसे अलग करोगे? तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर्स। दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स जो आपके काम आएंगे। देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ानी है तो एजुकेशन पे खर्चा करना होगा सरकार को, हेल्थ पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, माइग्रेशन पे और इंफॉर्मेशन पे। क्या ये देश में देखो जी, स्कूल पे खर्चा होगा ना, एजुकेशन पे अगर खर्चा होगा तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे, टैलेंट भी ज्यादा आएगा, नॉलेज भी ज्यादा आएगी। हेल्थ पे खर्चा होगा तो हेल्थ पे खर्चे को डिवाइड किया हुआ है। आप सुनना, सरकार बोलती है एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मतलब जब बीमार है तो बीमारी के दौरान दवाई दी जाएंगी। सरकार को क्यूरेटिव मेडिसिन पे खर्चा करना चाहिए। जब कोई बंदा बीमार होगा तो उसको दवाई दी जाती है ना, बहुत सारे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में सरकार दवाइयाँ फ्री में दे रही है। सरकार कहती है कुछ होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन, बीमारी से पहले ही दवाई दे देती है सरकार। जैसे बच्चों को टीका लगता है थैलीसीमिया का, या वैक्सीन लगती है कोरोना की, हमें भी, तो ऐसी दवाइयों पे भी सरकार को खर्चा करना चाहिए जो बीमारी होने ही ना दे। या फिर एक सोशल मेडिसिन, सोशल मेडिसिन का मतलब होता है अवेयरनेस, जागरूकता पर खर्चा करे। या फिर सरकार लोगों की एक्सेस दे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर। सरकार को इन चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि यार पढ़ा लिखा बंदा, डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस, इकोनॉमिस्ट तो है देश में, वो जिंदा भी तो रहना चाहिए। इसलिए एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए, इसलिए देश के अंदर वो कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। थ्योरेटिकल मामला आजकल बहुत चल रहा है, तुम देख रहे हो, तुम जो बुक पढ़ रहे हो, इट इज़ थ्योरेटिकल, राइट। माइग्रेशन, अगर देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ानी है तो उसका एक सोर्स ये भी है कि विदेशों से पढ़े लिखे बंदे अपने देश में बुला लो। ये माइग्रेशन दो तरीके की होती है। ट्रांसफर कराना मतलब एक तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी बंदा आ सकता है, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी आ सकता है। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आजकल तुम स्कूल में, हॉस्पिटल में जाते हो तो एक रिसेप्शन काउंटर देखते हो, वहां पर इन्फॉर्मेशन मिलती है हर चीज की। तो एक लेबर को अपनी मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर उन्होंने MBA करी है तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए मार्केट में। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर्स पे भी सरकार को खर्चा करना चाहिए, इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर गिवन है। जो मैंने बोला है वही हर एक चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है, मैं दिखा रहा हूँ, आपको नोट से मिल जाएंगे कॉमर्स वाला पे PW के टेलीग्राम चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका फायदा क्या होगा? तो ये है रोल, रोल यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देश में टैलेंट, नॉलेज, स्किल ज्यादा होगी तो फायदा क्या होगा? भैया लंगूर के हाथ में अंगूर सुना है? मतलब लंगूर को नहीं पता अंगूर क्या चीज होती है। तो एक देश में रिसोर्स हैं, रिसोर्स को पढ़ा लिखा, स्किल्ड, टैलेंटेड बंदा ही यूज कर पाएगा। तो एक देश में फिजिकल कैपिटल को यूज, फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए विदाउट वेस्टेज यूज करना है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। उसकी वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगी देश में। और दोस्तों टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या इन्वेंशन करवानी है तो उसके लिए भी पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ने लग जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लग जाएगा। साथ साथ में ऐसा देखा जाता है बड़ी फैमिलीज जो होती हैं, पॉवर्टी की एक खास फीचर है कि गरीब इंसान की नॉर्मल लेवल पे बड़ी फैमिली होती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो लोग समझ जाएंगे कि पॉपुलेशन पे लगाम लगानी है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी होगा। क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी आ रही है देश के अंदर? हाँ आ रही है यार। जितनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश में होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। प्रॉब्लम्स क्या है? देश की पॉपुलेशन धड़ 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 बढ़ती जा रही है, बच्चे बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कोई रातों रात का प्रोसेस नहीं है, आज सोचा कल देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। इट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। हाई रीजनल और जेंडर इनइक्वालिटी है, काफी सारी जगह पर लड़कियों को जॉब करने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता, तो पढ़ेंगी नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगी। ब्रेन ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग पढ़ लिख के इंडिया को छोड़कर विदेश सेटल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। इंडिया का ब्रेन ड्रेन होकर विदेश चला गया। और बताओ, गरीबी का लेवल ज्यादा होना और इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, ऑन द जॉब यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस नहीं हो रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। आप पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है दोस्तों।
अब पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई रिश्ता है? जी हाँ, पॉजिटिव रिलेशन है। जितने ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, नॉलेज, टैलेंट, स्किल, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे देश में, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने को तो बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ेगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और बढ़ेगी, तो दोनों का एक हैंड टू हैंड रिलेशन हो गया, दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप जो यहां पर दिया हुआ है। तो और दोस्तों, अब एजुकेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसके ऊपर देश की सरकार को खर्च करना चाहिए पैसा। तो अब यहां पर एजुकेशन के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो देश का टोटल सरकारी खर्चा है उसका कितना प्रतिशत एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है, एक तो वो होता है, ठीक है। अब आजादी के टाइम पर 7.92% खर्च होता था देश के टोटल एक्सपेंडिचर का, आज के टाइम में ये 15% से ज्यादा खर्च हो रहा है। 2014 का डेटा बता रहा हूं, और 1952 में इतना खर्च हो रहा था। लेकिन एक तरीका और है कैलकुलेट करने का, देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो। अब आजादी की बात करें तो 1960s में 0.64 खर्च हो रहा था, और आज खर्च हो रहा है 4.13। 2014 की बात कर रहे हैं, पुराना डेटा ये कैलकुलेटेड ये जो है। लेकिन होना कितना चाहिए, इसके ऊपर एजुकेशन कमीशन बैठी थी 1964 में, ठीक है। तो वो एजुकेशन कमीशन बोलती थी, यहां लिखा नहीं है, कि 6% खर्च होना चाहिए। आज भी उतना खर्च नहीं हो रहा, तो जरूरत है अभी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने की। हमारे देश में एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, ट्रेनिंग यानी वोकेशनलाइजेशन पे ज्यादा फोकस नहीं होता, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते बहुत सारी जगह, तो जेंडर बायसनेस है, रूरल एरिया में एक्सेस नहीं है, गांव के अंदर पहुंच नहीं है बहुत सारी जगह, और गवर्नमेंट उतना खर्चा कर नहीं रही है जितने खर्चे की अभी भी जरूरत है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नजर डालनी है, आपका चैप्टर कवर अप हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन हमारे देश में 2009 में आया था, जिसमें बोला 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इतने बच्चों को पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार है। और ये मैं इस कमीशन के बारे में बात कर रहा था, जो एजुकेशन कमीशन बैठी थी, जिसके अंदर बोला था कि 6% पैसा खर्च होना ही चाहिए। दोस्तों अगर बात करूं कि इन चारों चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो चैप्टर 1 में कोई भी एक सेक्टर आ जाएगा, 6 सेक्टर दिए हुए हैं। चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिबेट ओवर सब्सिडीज, और आपको बताऊं ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और लैंड रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन के मेजर्स, जो 5 मैंने बहुत शॉर्ट में निपटाए थे, यहां पर ना के बराबर ऐसे निपटा दिए थे। आउटसोर्सिंग और एलपीजी पॉलिसी का क्रिटिकल अप्रेजल, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एडवर्सली अफेक्ट किया, और फिर वो माइनॉरिटी सेल और स्ट्रेटेजिक सेल में डिफरेंस था, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस, इसके सोर्सेस और इसकी प्रॉब्लम्स। ओवरऑल ये पूरा इंपॉर्टेंट था। एजुकेशन सेक्टर के ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत कम समय के अंदर आपको ये 4 चैप्टर मैंने एक तरीके से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, और आपको मजा आ गया होगा। अगर आपको और भी मतलब कोई ऐसा लगता हो कि स्ट्रैटेजी है, मतलब समस्या एक बच्चा फेस कर रहा है, तो ऐसी चीज के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि हमारा प्यार कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं उस चीज के ऊपर काम करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।